हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र अर्थात सीडीपी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने सोपान हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा 6 सोपान हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब हम नैतिक विकास के संदर्भ में बात करते हैं तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। इसको हम मोरल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ये आपसे पूछे कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? आपका राइट आंसर होगा लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा। और लॉरेंस कोहल वर्ग ने इस सिद्धांत को अवस्था सिद्धांत के नाम से भी कहा है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या कहा है इसको? अवस्था सिद्धांत। या आपसे पूछे कि अवस्था सिद्धांत के नाम से हम किस सिद्धांत को जानते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक विकास के सिद्धांत को। अब नैतिक विकास के सिद्धांत को क्या किया है कोहलबर्ग ने? पहली बात तो आपको बता दें कि लॉरेंस जो कोहलबर्ग हैं ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं। वर्ष 1969 में इन्होंने ये जो नैतिक विकास का सिद्धांत है ये दिया गया है। कब दिया गया है? 1969 में, 1969 में दिया गया है। और ये जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है कौन? लॉरेंस कोहलबर्ग। इन्होंने अपने नैतिक विकास सिद्धांत को तीन स्टेज में और 6 अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो इनके द्वारा जो 3 अवस्थाएं बताई गई है, प्री कन्वेंशनल स्टेज पहली अवस्था बताई गई है इनके द्वारा, जिसका समयकाल 4 से 10 वर्ष तक के बीच होता है। दूसरी जो अवस्था बताई गई है इनके द्वारा कन्वेंशनल स्टेज, और कन्वेंशनल स्टेज की जो उम्र बताई गई है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा वो 10 से 13 वर्ष के बीच बताई गई है। बात करते हैं पोस्ट कन्वेंशनल जो स्टेज है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बताई गई तीसरी स्टेज है। और ये जो 13 से ऊपर की इसमें आयु वर्ग के बच्चों को इन्होंने इसमें रखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था का समय होता है। तो ये आप जानते हैं कि भिन्न भिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा बाल विकास की जो अवस्थाएं हैं वो भिन्न भिन्न तरीके से बताई है। लेकिन जो सामान्य वर्गीकरण के अनुसार बाल विकास का जो समय है, बाल्यावस्था का जो समय है, ये आपका 5 से 12 वर्ष होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भाषा विकास का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत किसने दिया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा विकास का जो सिद्धांत है ये दिया गया है नोम चोम्स्की के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये आप जानते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा कि कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया है। और सिगमंड फ्रायड के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया है, उसको हम बोलते हैं विश्लेषणात्मक सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड का विश्लेषणात्मक सिद्धांत बोलते हैं इसको। और इरिक्सन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? आपका आंसर होगा कि मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, ये इरिक्सन के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में शिक्षा में किन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए? तो किस किस बात पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है? तो यहाँ पे सामूहिक परंतु समलिंगीय कार्यों एवं खेलों की व्यवस्था बिल्कुल होनी चाहिए। पाठ्य सामग्री, क्रियाओं एवं भ्रमण व स्काउटिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और शिक्षण में खेल विधि एवं क्रिया विधि का प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सभी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल है। तो कौन सी अवस्था को बोला जाता है? आपका जो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ये हो जाएगा आपका बाल्यावस्था को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो इन चारों में से असत्य कथन, गलत कथन का चयन करना है आपको। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा कि यहाँ पे कि भय बालकों को समाज विरोधी प्रवृत्ति एवं अनुपयोगी कार्यों की ओर प्रवृत्त करता है। ये पॉइंट यहाँ पे गलत दिया गया है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, शिक्षक को बालक के चरित्र निर्माण में योग देने के लिए किस विधि को अपनाना चाहिए? तो इन चारों में से शिक्षक को किस विधि का प्रयोग करना चाहिए? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा कि बालक को नियमित रूप से नैतिक शिक्षा देना चाहिए। पॉइंट सही दिया गया है। बालक की मूल प्रवृत्तियों का दमन करना चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया है। बालक के अच्छे विचारों, इच्छाओं एवं प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करना चाहिए, पॉइंट सही है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैकडूगल एवं गिलफोर्ड ने बालक के संवेगों की संख्या बताई। तो मैकडूगल और गिलफोर्ड के द्वारा संवेगों की संख्या यानी इमोशंस की संख्या कितनी बताई गई है? आपका आंसर होगा 14 बताई गई है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने संवेगों के कितने वर्ग बनाए हैं? तो गिलफोर्ड के द्वारा संवेगों के 3 वर्ग बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
सहसावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने माना? तो सहसावस्था को क्या कहा जाता है? सीखने का आदर्श काल कहा जाता है। और किसके द्वारा कहा गया है? आपका आंसर होगा वेलेंटाइन के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, अधिगम को सुगम बनाने वाले अनुभव हैं। तो अधिगम को हम लर्निंग के नाम से भी जानते हैं, इसको हम सीखना भी कहते हैं। तो सीखने को सुगम बनाने के अनुभव कौन से हो सकते हैं इन चारों में से? तो आपका आंसर होगा कि ये तीनों अधिगम को सुगम बनाने वाले अनुभव होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक एक शैक्षणिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या है। तो आरटीई एक्ट ये कब बनता है? 2009 में आरटीई एक्ट बना है और इसमें प्रावधान किए गए हैं कि 6 से 8 तक के जो विद्यार्थी हैं उनका जो शैक्षणिक वर्ष है उनमें कार्य दिवसों की संख्या होती है 220। कितनी होती है दोस्तों? 220 निर्धारित की गई है आरटी एक्ट में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। तो एनसीएफ 2005 में किसकी बातचीत की गई है? इन चारों में से आपका जो सही आंसर होगा कि ज्ञान स्थायी है वह दिया जाता है। ज्ञान स्थायी है और दिया जाता है से ज्ञान का विकास होता है जो इसकी संरचना की जाती है। तो इसके संदर्भ में बात की गई है एनसीएफ 2005 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? आपका राइट आंसर होगा कि बुद्धि का जो तरल मोजेक मॉडल है ये कैटल के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है? कैटल के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान है। तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसका उत्तम स्थान कौन सा होता है? आपका आंसर होगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? तो एजुकेशनल जो साइकोलॉजी होती है, शिक्षा मनोविज्ञान का रिलेशन किससे नहीं है? इन चारों में से मानव व्यवहार का अध्ययन से होता है, मानसिक क्रियाओं से होता है, सीखने के तरीकों से होता है। तो संचार माध्यमों का अध्ययन, इससे शिक्षा मनोविज्ञान का कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? तो भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा पूछा गया है आपसे। आपका राइट आंसर होगा पूर्व प्राथमिक कक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है। तो कौशल, इसको हम स्किल के नाम से भी जानते हैं। तो स्किल को सीखने की पहली अवस्था किसको कहा जाता है? इन चारों में से आपका आंसर होगा यथार्थता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रथम मनोवैज्ञानिक जिन्होंने व्यक्ति को जन्म से ही क्रियाशील एवं सोचना प्रक्रमणित प्राणी माना है। तो किसके द्वारा माना गया है? आपका जो आंसर होगा ये माना गया है जीन पियाजे के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर दिया गया है। और ये आप जानते हैं कि जीन पियाजे के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया गया है जीन पियाजे के द्वारा। और अपने सिद्धांत को जीन पियाजे के द्वारा 4 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, ये आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो इन चारों में से बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी नहीं होती है? आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कि यहाँ पे जो उपयुक्त सभी ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, बोलने व उच्चारण करने की योग्यता शिशु किस आयु में प्राप्त कर लेता है? बोलने व उच्चारण करने की योग्यता पूछी गई है, तो ये होता आपका 1 वर्ष में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है? तो ये होता आपका विकास दिशा सिद्धांत में। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। इसी प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? आपका राइट आंसर होगा सोरेनसन के द्वारा कहा गया है। सोरेनसन का कहना है कि यदि किसी विद्यार्थी के माता पिता अगर बुद्धिमान हैं तो उनके बच्चे बुद्धिमान पैदा होंगे, किसी के माता पिता अगर मंदबुद्धि हैं तो उनके बच्चे मंदबुद्धि पैदा होंगे। ये सोरेनसन का मानना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता तथा बुद्धि में निम्नलिखित में से किस प्रकार का संबंध है? तो किस प्रकार का संबंध है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, ये हो जाएगा आपका विभेदक का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर के साथ चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? तो सृजनात्मकता से कौन संबंधित नहीं है? इन चारों में से आपका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका पूर्णता। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक तथा बुद्धि के मध्य
सहसंबंध की जांच सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने की थी? तो किसके द्वारा की गई थी? आपका जो सही आंसर होगा इस प्रश्न का ये हो जाएगा आपका, ये की गई थी आपके गेजल्स एवं जैक्सन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में अधिगम उत्पन्न करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रविधि उपयोगी प्रविधि नहीं है? तो इनमें से उपयोगी प्रविधि कौन सी नहीं होगी? इन चारों में से आपका जो सही आंसर होगा, यहाँ पर ये दिया गया कि शिक्षक प्रधानाचार्य संबंध, ये यहाँ पे उपयोगी नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर दिया गया। बाकी यहाँ पे कक्षा में अपसारी अभिसारी प्रश्नों को पूछना ये इंपॉर्टेंट होता है, और संपूर्ण से अंश की ओर ये शिक्षण सूत्र है, ये इसका प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। शिक्षक छात्र संबंध इंपॉर्टेंट होता है। तो शिक्षक प्रधानाचार्य का जो संबंध है ये विद्यार्थियों के सीखने से ही इसका कोई लेना देना होता नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नीति प्रभुत्ववादी नहीं है? तो प्रभुत्ववादी कौन सी नहीं होगी? इन चारों में से आपका जो सही आंसर है यहाँ पे ये जो निर्देश नीति, तो निर्देश नीति ये एक प्रभुत्ववादी नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के संदर्भ में असत्य है? तो बुद्धि के संदर्भ में, इंटेलिजेंस के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा कथन गलत दिया गया है? आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका, बुद्धि मानव मूल्यों को निर्धारित करने की योग्यता है। तो ये गलत कथन का चयन करना है आपको, असत्य कथन का चयन करना है। बुद्धि नवीन वातावरण के साथ समायोजन की योग्यता है, बिल्कुल होती है। बुद्धि अमूर्त चिंतन व सीखने की योग्यता होती है, ये पॉइंट सही है। बुद्धि का पोषण वातावरण में होता है, बिल्कुल वातावरण में होता है। बुद्धि मानव मूल्यों को निर्धारित करने की योग्यता होती है। तो ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, चूंकि आपको असत्य बताना था, गलत बताना था, तो ये पॉइंट सही दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रबंधन के अंतर्गत मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पद के अंतर्गत समाहित है? तो मूल्यांकन जो है, इवोल्यूशन, ये किस में समाहित होता है? इन चारों में से आपका राइट आंसर होगा, ये समाहित होता है आपका शिक्षण नियंत्रण में। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना एवं वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।